वेलकम टू तत्संबोध। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्वेज कनाल। हम आज ये टॉपिक क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हाल में ही न्यूज़ में था कि स्वेज कनाल में एक शिप फंस गई है, जिसके कारण वहाँ से शिप का आना जाना बंद हो गया। एक तरह से आप स्वेज कनाल के बारे में ये समझ सकते हैं, हिंदी में उसको नहर कहते हैं, कि वहाँ से सी के रास्ते ट्रेड होता है। ठीक है, तो सामान लेकर शिप जा रही है और शिप कोई रास्ते में फंस गई और उसके कारण न इधर की शिप न इधर की शिप आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तब आपके मन में ये सवाल जरूर उठता है कि ये कैसी नहर है जिसमें शिप फंस जा रही है। निश्चित तौर पे ही बहुत चौड़ी शिप नहीं होगी, और समुद्र में है तो क्यूरियोसिटी जगता है कि हाँ, जानना चाहिए कि इसके बारे में क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इस क्राइसिस के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो शिप यूज़ हुई है वो लगभग 400 मीटर लंबी है ना। ये बहुत ज़्यादा बड़ी शिप है। 400 मीटर आप समझ सकते हैं कितनी लंबी सीट है, और उसमें जाके स्टक कर गई है, जिसके कारण अब क्योंकि वो एक पर्टिकुलर देश का है ना, एक देश के ज़मीन से वो नहर निकली हुई है, तो वहाँ पे वो लोग टोल टैक्स के फॉर्म में कुछ करते हैं कलेक्शन, जिनसे उनका लगभग एक दिन का रेवेन्यू लॉस ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 14 से 15 मिलियन डॉलर का हो रहा है। इसलिए भी ये जरूरी है जानना। दूसरी बात है कि ग्लोबल ट्रेड को भी अफेक्ट कर रहा है ना। अब शिप स्टक कर जा रही हैं तो इधर से सामान इधर नहीं जा रहा है, तो बहुत सारे ट्रेड को बंद हो गया, या फिर लंबा रूट उनको लेके जाना पड़ रहा है, तो उससे भी दिक्कत हो रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि स्वेज कनाल है क्या। अब इसको बनाया, ये मानव निर्मित है, इसलिए आर्टिफिशियल कहते हैं इसको। 1869 में ये बना था, है ना। तो ये फ्रांस की ज़्यादातर सहायता से बना था, जिसमें किया क्या गया है कि मेडिटेरेनियन ओशन और रेड सी को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये लगभग 193 किलोमीटर लंबा है, और ये एक स्वेज, इस्थमस ऑफ स्वेज बोलते हैं। इस्थमस हम आगे भी आपको बताएंगे कि किसको कहते हैं। आप अभी के लिए ये समझ ली कि एक बहुत ही पतली सी लैंड की पट्टी, यानी भूमि का ही पार्ट है, जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है और दो वाटर मास को सेपरेट करता है। ठीक है, इसको इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस ऑफ स्वेज के ही अंदर से काट के नहर बनाया गया है ना। और आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पर है ना, जिसमें स्वेज कनाल दिखाया गया है मेडिटेरेनियन और रेड सी के बीच में। इसी के साथ एक स्ट्रेट भी करके टर्म आता है, जिसको बोलते हैं कि एक वाटर की पतली सी वाटर बॉडी हो, जो पतला हो, जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है ना। जो गल्फ ऑफ ओमान इंडियन ओशन में इधर आ जाता है ना, पर्शियन गल्फ जहाँ से हमारा ऑयल आता है बहुत ज़्यादा। ये एक समझने का चीज़ है, और इस्थमस को भी आप देख सकते हैं, दो लैंड के बीच कैसे आया है। स्वेज कनाल के बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक तरह का ये एशिया और अफ्रीका महादेश के बीच एक डिवाइडिंग लाइन भी बनता है ना। और जो इसका टोटल लेंथ जो मैंने पहले भी बताया 193 किलोमीटर, उसमें जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो पोर्ट सेड कहलाता है। वहाँ पर एक लोकेशन है, और लास्ट में साउथ में स्वेज पोर्ट है। तो इन दोनों का कनेक्शन है इसमें। ठीक है, और अगर आप इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन में जाना चाहते हैं तो रेड सी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, या फिर अटलांटिक से उधर से इंडियन ओशन आना चाहते हैं तो आप इधर आ सकते हैं। मज़े की बात यह है कि ये जो कनाल बनाया गया है वो सीधा सीधा लैंड को तोड़ के नहीं बनाया गया, वो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बनाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लेक्स अवेलेबल थे, जिसको अंदर में यूटिलाइज कर लिया गया है ना। अगर सीधा सीधा करते तो क्या होता, पूरा पूरा लैंड की पट्टी को मिट्टी निकालना पड़ता है ना, पूरा निकालना पड़ता है। जबकि अगर आप थोड़ा सा ऐसे बेंट करके जाओगे और पानी के 3-3 लेक्स मौजूद हो, तो आपको कम खुदाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रिंसिपल का उन लोगों ने यूटिलाइज किया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें लॉक सिस्टम नहीं है, जो कि पनामा कनाल में देखने को मिलता है। इसमें ओपन कट है। ओपन कट का मतलब ये होता है कि दो पानी का बॉडी है, इधर इधर मेडिटेरेनियन है, इधर रेड सी, और बीच में लैंड का भूभाग है। आप सीधा सीधा उसको इतना कट कर दिए कि इधर का पानी का लेवल, इधर का पानी का लेवल, जो इसमें पानी का लेवल है, तीनों बराबर हो गया। इसलिए शिप को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि अगर लैंड रेज हो और आप चाहते हैं कि लैंड को पूरी तरह से ना काटा जाए, थोड़ा थोड़ा कट करके किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम शिप को इस पार से इस पार ले आए, उसमें लॉक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो कि पनामा कनाल में है। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू है ऊपर से, है ना, लॉक सिस्टम कैसे दिखता है। इसमें आपको रिजर्वायर और लॉक सिस्टम दिख जाएगा। इसमें बहुत सारा
रूट भी है और इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे पनामा कनाल हो गया, दानिश स्ट्रेट हो गया, है ना, सुएज कनाल हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया। ये सब आप बना सकते हैं, ये सब अदर लोकेशंस में भी आपको लोकेट करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सुएज कनाल का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप बता पाएंगे अपनी चर्चा में, किसी बात को आप चर्चा कर रहे हैं और आपको अगर उसका महत्व ही नहीं मालूम है तब आप वो चर्चा थोड़ी सी निराधार हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अब ये जो कनाल है वो आपने पहले भी देखा कि कैसे यूरोप और एशिया के ट्रेड को शॉर्टेस्ट बना देता है, जो समुद्र के थ्रू होता है, मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो समुद्र के थ्रू ये शॉर्ट करता है ना। दूसरी बात है कि ग्लोबल ट्रेड का ये लगभग 12% हिस्सा यहाँ से सुएज कनाल से गुजरता है। अगर इजिप्ट की केवल बात की जाए, क्योंकि उसके लैंड से होकर ये गुजरता है, तो वो एक तरह का टोल टैक्स भी इन लोगों पे लगाता है, जिससे लगभग उसकी 2% जीडीपी का इनकम इसी सुएज कनाल से आता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे यूरोप से एशिया आने के लिए लोग केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के एकदम निचले पोर्शन से ऐसे होकर लंबी दूरी तय करते, जिससे पेरिशेबल को ढोने में बहुत कठिनाई होती थी। ठीक है ना, तो आप इस मैप से भी देख सकते हो कि कैसे दोनों में डिफरेंस है। किलोमीटर्स में अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं, डेज में देखना है तो वो भी देख सकते हैं, और एक सिंपल मैप वाइज देखना है तो भी देख सकते हैं। ये ताइवान की शिप थी, इसलिए आपको रोटरडैम जो नीदरलैंड्स में, वहाँ से वहाँ तक का पूरा जर्नी के बारे में ये डिटेल बताया गया है। ठीक है, एक और फैक्ट इसमें ऐड किया जाता है, कभी कभी कंपैरिजन किया जाता है रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज माने शिप के थ्रू। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना टन्स 1 लीटर फ्यूल पे आपको लगता है, माने माल ढुलाई कितना टन 1 लीटर फ्यूल आप यूज करते हैं अलग अलग मेथड्स में, यानी अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो माल ढुलाई कितना कितना टन का हो सकता है। तो आपको पता भी चल जाएगा कि एक तो पॉल्यूशन कम करते हैं, दूसरा माल ढुलाई भी ज़्यादा करते हैं, किसके थ्रू, वाटरवे के थ्रू, है ना। ये सिंपल फैक्ट है, आप अलग जगह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। हिस्टोरिकली अगर आप देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था, है ना। फिर 2015 में थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किया गया ताकि 2 वे ट्रेड संभव हो सके, है ना। जहाँ पे कंजेशन आजकल ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो इजिप्ट अपना इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शिप वहाँ पे जाएगी तो पर शिप पैसा भी उनको ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो उन्होंने 2014 में एक एक्सपेंशन प्लान बनाया था, शायद 2015 से इसको 22 माइल और पैरेलल चैनल एक क्रिएट किया गया है। ये सब बातें थोड़ी फैक्चुअल हैं, पर फिर भी ठीक है, जिनको याद करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है कि आखिर भारत का इसमें इंटरेस्ट कुछ अलग से है क्या, है ना, या जिसको हम लोग इंडिया का पर्सपेक्टिव के रूप में देख रहे हैं। तो आपको मालूम चलेगा कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो सी बॉन्ड ट्रेड जो है, या पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का भारत का लगभग 95% वॉल्यूम, यानी क्वांटिटी वाइज 95% ट्रेड हमारा इसके थ्रू होता है। किसके थ्रू, सी ट्रेड के थ्रू। और 70% बाई वैल्यू, वैल्यू मतलब पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए, चीज़ों के हिसाब से नहीं, तो 70% हमारा सी बॉन्ड ट्रेड है। उसमें से भी अगर स्वेज कनाल का अगर देखा जाए, है ना, ये तो पूरा हो गया, क्योंकि हमारा वेस्ट में भी ट्रेड हो रहा है सी के थ्रू, ईस्ट में भी तो होगा। बे ऑफ बंगाल से हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए पैसिफिक में चले जाएंगे, तो उधर वाले साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं उनके साथ भी तो हमारा ट्रेड होगा। तो वो टोटल सी बॉन्ड ट्रेड का डेटा था। अब अगर आप स्पेसिफिक स्वेज कनाल का डेटा देखेंगे तो लगभग 90% भारत का कार्गो जो है इधर से ही पास करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है, जब ये बना भी था तो आप समझिए इंग्लैंड का इंटरेस्ट था इंडिया में, ठीक है, क्योंकि उस समय हम लोग उसके कॉलोनी थे, और भारत से तो ड्रेन रॉ मटेरियल सारा ढो के ले जाना और भारत में पूरा जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको बेचना, यही इंग्लैंड का काम था। तो उनके लिए तो बहुत ही भयानक इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि सब पहले तो इसमें लगभग 3 महीने का टाइम लगता था ऐसे केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के थ्रू जाने में, लेकिन जब ये कनाल बन गया तो 3 से 4 वीक में वो लोग भारत से ट्रेड करने लगे थे। तो ट्रेड में और ज़्यादा तेजी आ गई थी इसके बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा कि स्वेज कनाल का इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता चल गई हो, ब्लॉकेज का इशू समझ में आ गया होगा, है ना, भारत के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, और लॉक सिस्टम भी थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ है कि जो स्ट्रेट और इस्थमस इस तरह की चीज़ें हैं, जब आप मैप मार्किंग करते हो तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड रूट्स में आपको ये सब चीज़ जानना चाहिए, है ना। आगे भी आपको कई जगह पे ये यूज़ आएगा। थैंक यू।